पावर यानी शक्ति, आखिर ये है क्या चीज? चलिए आज डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं, एक इंसान की चाहत से शुरू करके पूरी मानवता के भविष्य तक। अच्छा, तो इसका आगे का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक व्यक्ति से, फिर देखेंगे कि समाज और दुनिया के लेवल पर पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं, और हाँ, आखिर में बात होगी उन बड़े खतरों की जो आज हमारे सामने खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोग पावरफुल यानी शक्तिशाली आखिर बनते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। आमतौर पे लोगों को यही लगता है ना, कि पावर उसको मिलती है जो सबसे ज्यादा काबिल हो, सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन सच तो ये है कि एक चीज है जो इससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, टैलेंट होना जरूरी है किसी पोजीशन को संभालने के लिए, लेकिन वो पोजीशन मिलेगी कैसे? वो मिलती है ट्रस्ट से, भरोसे से। जरा सोचिए इस बारे में। कोई भी सीईओ अपने आप से ठीक नीचे नंबर 2 की पोजीशन पर किसको रखेगा? उस इंसान को जो सबसे काबिल है, या उस इंसान को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है? और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह यही सच है। वफादारी यानी लॉयल्टी किसी भी पावर स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी करेंसी होती है। तो फिर असली पावर है क्या? सिर्फ एक टाइटल या कोई पोजीशन? नहीं, असली पावर तो है लोगों की सोच को, उनके फैसलों को बदलने की ताकत, खासकर एक डेमोक्रेसी में जहां सब कुछ तो वोट पर ही निर्भर करता है। अच्छा, तो जब एक इंडिविजुअल के लेवल पर पावर का खेल इतना गहरा है, तो सोचिए भारत जैसे इतने बड़े और विविध समाज में ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। चलिए इसी को देखते हैं। आज का दौर सोशल मीडिया का है ना? और अक्सर लगता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, पावर उसी के हाथ में है। पर क्या एक फैशन इन्फ्लुएंसर का प्रभाव और एक गंभीर विचारक का प्रभाव एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। एंटरटेनमेंट करने वाला लोगों का ध्यान तो खींच सकता है, उनकी अटेंशन ले सकता है, लेकिन उनकी सोच को बदलना या उनके वोट को बदलना, उसके लिए चाहिए क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है जो दिमाग से अपील करती है, फैक्ट्स, लॉजिक, तर्क के जरिए, और दूसरी होती है जो सीधे दिल पर असर करती है, यानी इमोशंस, पहचान, आइडेंटिटी के जरिए। चलिए समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करती हैं। और ये जो इमोशनल क्रेडिबिलिटी है, इसकी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी वो सिर्फ 2 स्टेप्स की है, और ये हर जगह दिखेगी, पॉलिटिकल कैंपेन से लेकर इंश्योरेंस के एड्स तक। पहले एक डर पैदा करो, और फिर खुद को उस डर का इकलौता सॉल्यूशन बनाकर पेश करो। तो अब तक हमने व्यक्ति और समाज के लेवल पर पावर को समझा। चलिए अब इस लेंस को और वाइड करते हैं। देखते हैं कि यही सारे डायनामिक्स ग्लोबल स्टेज पर, मतलब पूरी दुनिया में, कैसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। 90s का दौर था, सोवियत यूनियन टूट चुका था। तब एक थ्योरी आई जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब अब बस लिबरल डेमोक्रेसी ही दुनिया का आखिरी सच है। लेकिन उसी वक्त एक और थिंकर थे, सैमुअल हंटिंगटन। उन्होंने कहा, नहीं, अगली जंग विचारधारा की नहीं बल्कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की होगी, मतलब संस्कृतियों का टकराव। और अगर आज देखें तो उनकी बात कहीं ज्यादा सच साबित होती दिख रही है। और ये जो पूरी दुनिया में राइट विंग पॉलिटिक्स का एक उभार देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाली थ्योरी का ही नतीजा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इमिग्रेशन और अपनी संस्कृति के बदलने का डर। लेकिन विचारधारा की इस लड़ाई से भी परे दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब आर्थिक और तकनीकी है, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। अमेरिका, जो पिछली पूरी सदी से सुपर पावर बना हुआ है, उसको अब चाइना से सीधी टक्कर मिल रही है। खासतौर पर एआई और रोबोटिक्स में चीन की जो तरक्की है, उसने अमेरिका में येलो पेरिल के पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया है। ये एक नस्लीय विचार है जो ईस्ट एशिया की बढ़ती ताकत को एक खतरे की तरह देखता है। तो इस पूरी रेस में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, हम तरक्की तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हमारी डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो चीन से लगभग 5% धीमी है। इसका सीधा मतलब ये है कि फिलहाल हमारे और चीन के बीच का ये फासला कम होने की जगह और बढ़ रहा है।
और अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सारे पावर डायनामिक्स आने वाले भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं? एक ऐसा भविष्य जहां दांव पर अब पूरी की पूरी इंसानियत लगी हुई है। ये स्लाइड एक लीडर की दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक लीडर का अपने फॉलोअर्स के साथ रिश्ता कैसा होता है। देखिए, जिसका बेस लॉजिकल है, उस नेता के लिए गलती पर माफी मांगना एक अच्छी बात है, विनम्रता है। लेकिन जिसका बेस इमोशनल है, उस नेता के लिए माफी मांगना कमजोरी की निशानी है। मतलब जो एक के लिए ताकत है, वही दूसरे के लिए धोखा। और यहाँ असली खतरा सिर्फ किसी एक नेता का एक फैसला नहीं है। असली खतरा तो है टेक्नोलॉजी, जिसने इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा पावर दे दी है जितनी इतिहास में पहले कभी नहीं थी, चाहे वो एआई हो या आज़ाद हथियार या फिर बायो वॉरफेयर। और यही तो सबसे डरावनी बात है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक गलत फैसला, एक छोटी सी गलत फहमी या कोई एक गलत इंसान पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और वो भी एक बार नहीं, कई बार। और ये सब कुछ हमें इस दौर के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इंसान के ही हाथ में इतनी तबाही मचाने की शक्ति हो, तो फिर हमें खुद इंसान से कौन बचाएगा?